और सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आतंकी गतिविधि में शामिल दो दोषियों को सजा सुनाई गई है। मोहम्मद इनामुल हक और शकील अहमद को सजा सुनाई गई है। एटीएस स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा दी है। दोषियों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इन दोनों पर आरोप है कि आतंकी साजिश रचने और आतंकियों की भर्ती की कोशिश में जुटे हुए थे। दोनों अलकायदा नामक संगठन से प्रभावित थे। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। दोषियों पर 30-30 हजार का जुर्माना लगा है। मोहम्मद इनामुल हक और शकील अहमद को सजा सुनाई गई है। एटीएस स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा दी है। तो बड़ी खबर, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद इनामुल हक की तस्वीर आप देख रहे हैं, शकील अहमद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो आतंकियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। सोशल मीडिया पर जिहाद के लिए भड़काता था। 7 जुलाई 2020 को कठुआ से शकील को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में यह शकील था। तो एटीएस स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा यहां पर सुनाई है। और वहीं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर आया है, जिसमें कोर्ट ने साफ किया है कि अपराधी होने के कारण किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। पहले देखिए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद दिखाएंगे इस फैसले पर कैसे सियासत गर्मा गई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है। किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये अपने आप में। एक बुलडोजर एक चुनावी प्रक्रिया का सिंबल बन गया था, एक इनजस्टिस का सिंबल बन गया था, उसको रोक दिया गया है। कोर्ट ने शासन को याद दिलाया है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान में, और न्याय करना, सजा देना, ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी का है, शासन का नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये गाइडलाइंस अवैध तरीके से किए गए कब्जे पर लागू नहीं होगा, लेकिन अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते। बिना मुकदमा के घर तोड़कर सजा नहीं दी जा सकती। बुलडोजर एक्शन के लिए 15 दिन का नोटिस देना होगा, रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजना होगा और गिराने वाले घर पर भी नोटिस चिपकाना होगा। नोटिस के बिना घर नहीं गिराया जा सकता। कलेक्टर और डीएम को नोटिस की जानकारी होनी चाहिए। एक्शन की पूरी जानकारी नोटिस में होनी चाहिए। अवैध तरीके से अगर घर तोड़ा जाता है तो उसे मुआवजा मिले। गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि ये घर का सपना कभी न छूटे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइंस जारी किए कि क्या इस तरह के और वायलेशंस हैं या एक सिंगल वायलेशन है। जब उस वायलेशन को आप डिटरमिन कर रहे होंगे तो उस प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि क्या ये कंपाउंड हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या उसका हर्जाना देकर अथॉरिटी को इसको रेगुलराइज किया जा सकता है। दूसरी चीज ये देखेंगे कि क्या वो पार्शियल इंक्रोचमेंट है, घर का कुछ हिस्सा इंक्रोच्ड है, बाकी हिस्सा रेगुलर है, या फिर आप फाइनली तब देखेंगे कि नहीं ये सब करके नहीं हो सकता, फाइनली तोड़ना ही पड़ेगा। तो उस बैकग्राउंड में आप ये फैसला लेंगे कि इस घर को तोड़ना है। फिर ये डिसीजन जाएगा कलेक्टर के पास। कलेक्टर उस पर नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको नोटिस दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
आरोप लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि किसी की भी प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही है, वहीं विपक्ष बीजेपी पर हमलावर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सभी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जाहिर है उपचुनाव से पहले आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को लगता है कि उसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब बुलडोजर गैराज में रहेगा, तो मायावती ने कहा बुलडोजर का छाया आतंक पर जरूर समाप्त होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, विपक्ष को लगता है कि उपचुनाव से पहले बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। हालांकि बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में है, लेकिन विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। सीसामऊ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि अब बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा। क्या उम्मीद करोगे आप, जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो पहले दिन से ही कह रहे थे कि बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर राजनीतिक बदले का हथियार बन गया था। तो वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ था। कांग्रेस पार्टी कह रही थी, लगातार मैं कह रहा था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दिया। मैं सत अभिनंदन करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। बुलडोजर ना तो न्याय दे सकता है, ये बुलडोजर से घर गिराना अन्याय का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के मुंह पर बड़े करारे तमाचे की तरीके से ये आदेश, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। हालांकि बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि अवैध निर्माणों को नहीं तोड़ना है। सरकार पहले भी सारे नियमों का पालन कर रही थी। मैं बिल्कुल इस बात का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार इसी नीति पे चलती भी रही है। जहां भी बुलडोजर चला है उसके पीछे एक बहुत मजबूत कागज रहा है। ऐसा नहीं कि बुलडोजर कहीं जाके चला दो। बुलडोजर के पीछे न्यायालय की, तहसील की, जिसकी भी आवश्यकता है वो स्वीकृति होती है, उसके आधार पर किया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको गाइडलाइन बनाए, वो भी स्वागत योग्य है। जिन लोगों के मकान टूटने वो जाके दिखाए ना, देखेगा हमने ऑथोराइज बनाया है, नक्शा पास कराया है, हमारा ये मकान है, हम इस प्रकार से यहाँ रहते हैं, ये टैक्स जमा किया, बताए ना वहाँ पर। अब झूठ बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान वैसे ही लेगा जैसे उनको बेहतर बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार, राज्य सरकारें हैं, अपने हिसाब से कानून और नियम से ही काम करती है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे
शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से मुस्लिम धर्मगुरुओं में खुशी है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन से बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगेगी। कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौकिफ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौकिफ है। तमाम अमन पसंद शहरी, भारत में रहने वाले करोड़ों की तादाद में मुसलमान इस बुलडोजर पर आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। आज जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसला बेहतरीन फैसला है और बेइंतहा लोग परेशान थे जिस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई से बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, लोग इधर से उधर भटक रहे थे, लोगों के सरों के ऊपर छत नहीं थी। आज के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जाहिर है अभी यूपी में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हर पार्टी और हर समुदाय अपने हिसाब से भुना रहा है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। जो अवैध होगा उस पर कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए मना नहीं किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर उपचुनाव पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी उपचुनाव में पोस्टर वॉर जारी है और एक बार फिर लखनऊ से प्रयागराज तक पोस्टर लग चुके हैं, कहीं बीजेपी के समर्थन में तो कहीं समाजवादी पार्टी के। और इसी बीच सीएम योगी जब महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे तो एक बार फिर दोहरा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी के इस नारे पर जारी पोस्टर वॉर किस तरह यूपी में सियासत गरमाई हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव को लेकर जारी सियासी जंग में धुआंधार पोस्टर वॉर चल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे पर लगे पोस्टर के बाद समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला तो बीजेपी ने भी जगह जगह पोस्टर लगवा दिए। अब लखनऊ में बीजेपी कार्यालय और विधानसभा के सामने होर्डिंग लगाई गई है। सपा का एक ही एजेंडा, जीतेंगे तो लूटेंगे, और होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के फोटो लगाए गए हैं। एक होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय के लगी हुई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता ने लगाई है और इसमें सीधे तौर पर लिखा है, जीतेंगे तो लूटेंगे। एक और लखनऊ में बीजेपी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर की सड़कों पर जगह जगह होर्डिंग्स टंगवा दिए। कहीं लिखा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, कहीं लिखा बटना हमारी संस्कृति नहीं। लेकिन इस पोस्टर वॉर पर एक्सपर्ट का मानना है कि छुटभैया नेता इन पोस्टर के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि 2024 के बाद विपक्ष फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और इसके अलावा जो प्रमुख है, अगर आप गोरखपुर की बात करें तो कोई बहुत प्रमुख दल का से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व ने पोस्टर्स नहीं लगाए हैं, तो वो छोटे नेता हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी निगाहों में अपना स्थान बनाना और राजनीतिक रूप से लाभ लेना। इधर यूपी में पोस्टर वॉर चल ही रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में एक बार फिर सीएम योगी ने नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे। एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए एक है और सेफ है, एक है सेफ है। जाहिर है यूपी में उपचुनाव तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी केंद्र बटेंगे तो कटेंगे बन चुका है।
लेकिन इस पोस्टर वॉर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जुबानी जंग यूपी में तेज है। और ये झूठा प्रचार करके समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करके तुम्हारे पाप नहीं धुलने वाले भाजपाइयों, इतना याद रखिएगा। जो मठ में पैसा जा रहा है वो हमको बड़े अच्छे से पता है, कहो तो आंकड़ों सहित बता दूं। और जो गुजरात जा चुका उसका भी आंकड़ा समाजवादियों के पास बहुत बेहतर ढंग से है। इसलिए अनर्गल प्लाप मत करिए। अब आपको आंकड़ों के साथ अगर कुछ कहना है तो कहिए, अन्यथा आपका समय समाप्त होने वाला है। उपचुनाव में सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। हमारे विरोधी आप देखिएगा सभी ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने झूठ फैलाया था जनता उसे देख चुकी है। और आने वाले समय में पूरी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में, उनके साथ जनता पूरी तरीके से लामबंद है। यूपी में पोस्टर वॉर इतना धुआंधार हो चला है कि हर पार्टी अब पोस्टर लगा रही है। बीजेपी और एसपी बीएसपी के बाद कांग्रेस भी बटोगे तो कटोगे के जवाब में पोस्टर लगा रही है। लखनऊ से प्रयागराज, अयोध्या से कानपुर, हर जगह पोस्टर युद्ध है, जिसकी शुरुआत बटेंगे तो कटेंगे से हुई। कोई लिख रहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कोई जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी बीच पोस्टर में अली बजरंगबली की भी एंट्री हुई, राम रावण का भी जिक्र हुआ। कोई लिखा 27 का सत्ताधीश तो किसी पोस्टर में छपा न बटेंगे न कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। कुल मिलाकर ये लड़ाई 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें पोस्टर से इस वक्त ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है। कानपुर के सीसामऊ में आज अखिलेश और केशव प्रसाद दोनों प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच फिर जुबानी जंग देखने को मिली। अखिलेश यादव ने जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार को घेरा है, वहीं केशव मौर्य ने अखिलेश की कुंडली खोल दी। उन्होंने कहा अखिलेश की कुंडली में 2047 तक मुख्यमंत्री बनने का कोई योग नहीं है। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। न केवल इस चुनाव में हराएंगे, बल्कि 27 का चुनाव का भी हराने का काम करेंगे। चुनावी रण में एक बार फिर सियासी धुर विरोधी आमने सामने टकरा गए। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों कानपुर के सीतामऊ सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। एक ने वार किया तो दूसरे ने पलटवार। अखिलेश ने बुलडोजर को गैराज में खड़ा करने की बात कही तो केशव प्रसाद मौर्य ने पंचर साइकिल को। अब उनके मन में पिछड़ों के लिए खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है कि वो आज जब सदन में खड़े होते हैं, सुना है किसी ने कई भाषण सुना है, जिन लोगों ने भाषण उनका सुना होगा, उनके कार्यकाल में जो कारनामे हुए थे केवल उनको उजागर करने का काम होता है, तो अपना आपा खो देते। अखिलेश ने कहा कि जनता बीजेपी को उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2027 चुनाव में भी हराएगी। और न केवल इस चुनाव में हराएंगे, बल्कि 27 का चुनाव का भी हराने का काम करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की कुंडली बता दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2047 तक अखिलेश की कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं है। 2027 चुनाव तो बस शुरुआत है। लेकिन हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी और बता दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। और 2000 ये तो 24 है, 2027 में फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने जा रही है। जब मैं श्री अखिलेश यादव जी को एक बार माननीय खड्डा जी सदन में मौजूद थे, वहां मैंने कहा एक हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कानेपुर के, उन्होंने बताया कि 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी के कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। एक और अखिलेश यादव सीतामऊ में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष उनके गढ़ करहल में जीत का दावा करते नजर आए। निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है, अपने पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता के बीच में हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, 7 साल का प्रदेश सरकार ने, 10 साल का हमारी
केंद्र की सरकार ने जो काम किए उनका पूरा लेखा जो लेकर जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार इतिहास बदलेगा। कुल मिलाकर उपचुनाव का घमासान जोर पर है। वार पलटवार के बीच दावे और वादे भी हैं, लेकिन जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की कुंडली बताई है, जाहिर है घमासान और तेज होगा। कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव में प्रचार के दौरान शिवपाल यादव का एक बयान इस वक्त सुर्खियों में है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साध दिया है। एक जनसभा के दौरान शिवपाल यादव कह रहे हैं कि वोट के दिन डरना नहीं, जो अधिकारी जुल्म करे उसका वीडियो बनाओ, सरकार आने पर ढूंढ कर कार्रवाई करेंगे। मामले पर समाजवादी पार्टी ने जहां सफाई दी, वहीं बीजेपी ने शिवपाल के बयान पर अटैक किया है। देखिए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सभी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक ओर बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जुड़ेंगे तो जीतेंगे का घमासान चल रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब अपने समर्थकों के घर जा रही है और उन्हें समझा रही है, लाठी गाली खा लेना, लेकिन बूथ पर जाने से मत रुकना। शिवपाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी अधिकारी जुल्म करे उसका वीडियो बना लेना, ताकि जब सरकार आए तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। 20 तारीख को 4 बजे पोलिंग पे लग जाना, लग जाओगे और डरना नहीं, पकड़ में मत आए। ये धमकियां देंगे, ये नाम लिखेंगे, डरना नहीं। आपका नाम लिखें, उनके नाम आप जरूर लिख लेना और मेरे पास जरूर भिजवाने का काम करें। और इसलिए अब ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चलने वाली है। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग में शिकायत करती रही है कि बीएलओ को हटाया जा रहा है। सपा इससे पहले भी हुए उपचुनाव में ये आरोप लगा चुकी है कि उसके समर्थक मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यकों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन तरह तरह के तरीके अपना रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपना नया रास्ता निकाल रही है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से जन्मा हुआ राजनीतिक दल है। आंदोलन का लड़ाई लड़के समाजवादी लोग आगे आए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर मौजूदा सत्ता पुलिस का भय दिखाने का प्रयास करेगी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता डरने वाले नहीं हैं। हमारे एक सांसद ने चुनाव से पहले कहा था डीएम साहब से कि अगर आपने काउंटिंग में बेईमानी की तो या तो मेरी लाश निकलेगी या तो आपकी निकलेगी। स्पष्ट संदेश था, कमोबेशी बात वही है। उधर बीजेपी इन सभी आरोपों को एक सिरे से नकारती है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का मिजाज ही गुंडागर्दी और कानून को ना मानने वाला है। किसी भी पार्टी को चाहिए कि वो जनता के बीच में जाए, जनता को जनार्दन माने, सर नवाए और अपनी बात कहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी कर नहीं सकती है। जो भी व्यक्ति अपने काल खंड में अपराध किया हो वो धमकी देगा ना, घुड़की देगा। शिवपाल जी कहते हैं कि लिस्ट बनाइए, जब हमारी सरकार आएगी हम एक एक का हिसाब करेंगे। ओ पुलिसिया वाला बयान एक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का देखे ही हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से धमकी घुड़की की बात करते हैं, ये क्या दिखाता और दर्शाता है कि आप जनता को जनार्दन नहीं मानते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग में शिकायतें की हैं, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं का जोश हल्का ना हो, शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उपचुनाव में वो बूथों पर टिके रहें। हालांकि रिजल्ट बताएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में किस तरह का रिजल्ट आया, लेकिन ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की तरफ सकारात्मकता के साथ देख रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।